हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश बुक है उस बुक से हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है। वहां से जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर पूछ रहा है, तो यह मिला है लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है और इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। बराबर की पहाड़ी में अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बराबर की पहाड़ियों में अशोक के द्वारा ही आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। फिर कह रहा अशोक ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई थी। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कह रहा अशोक ने नागार्जुनी पहाड़ी में, नहीं, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि अशोक का उत्तराधिकारी जो था में दशरथ ने भी देव नाम प्रीमय की उपाधि धारण किया था और नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनाई थी। तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 33 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त वंश के किस शासक ने सरबरा जो चेता की उपाधि जो है वो धारण किया था। तो यह किया था समुद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से आप लोग याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। यह जो था वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रखिएगा इसने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगर हम लोग बात करते हैं रामगुप्त का, तो याद रखिएगा जो विशाखदत्त के द्वारा जो रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक है उसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो है वो सिंहासन पर बैठता है और यह शकों से पराजित हो गया था और उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। फिर इसका छोटा भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो शक राजा और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में गलत है, यह पूछ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जौना खां था। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। बिल्कुल सही है। इसने दिल्ली में जहांपनाह नगर की स्थापना किया था। यह भी बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु लकड़ी के मकान के नीचे दबकर हो गई थी। ये गलत है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसकी मृत्यु नहीं हुई थी लकड़ी के मकान के नीचे दबकर। एक्चुअली 1351 की बात है जब एक विद्रोह को दबाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। विद्रोह को जब दबा रहा था उसी के कारण, बीमारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, ना कि लकड़ी के। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की, तो बंगाल विजय जो हुआ था उसी के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक स्वागत के लिए उसके बेटे जौना खां ने अहमद एजाज के नेतृत्व में एक लकड़ी का मकान बनवाया था जिससे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक की। क्लियर है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना किया था जिसका प्रमुख जो होता था वो अमीर कोही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 350 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का नाम जो था वो रोशन अख्तर था। यह किसका था? यह था मोहम्मद शाह का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद शाह का ही वास्तविक नाम जो था वो रोशन अख्तर था। इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ही अंतिम शासक जो था वो मोहम्मद शाह ही था। इसी के शासनकाल में हैदराबाद के चिनखलीज खान ने निजाम मुल्क की उपाधि धारण किया था और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, यह बिल्कुल सही है। 1809 में ही रंजीत सिंह और अंग्रेज मतलब चार्ल्स मेटकॉफ के दोनों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी और इसी के अनुसार सतलज नदी जो है वो दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। फिर कह रहा प्रथम ऑल युग सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का प्रमुख लॉर्ड गफ था, ये बिल्कुल सही है। प्रथम ऑंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और अंग्रेजी सेना का प्रमुख जो था वो लॉर्ड गफ था, तो यह दोनों जो है वो कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। अच्छा, प्रथम ऑंग्ल सिख युद्ध हुआ क्या था? प्रथम ऑंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 और 1846 की बात है। रंजीत सिंह से याद रखिएगा, रंजीत सिंह जो था वो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट है कि सर टॉमस रो जो है वो किसके दरबार में आया था? तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जो है सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत पहुंचा था और वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 1613 ईस्वी की बात है जब जहांगीर जो था वो अंग्रेजों को फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकाला था और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि पटना कलम या पटना की कंपनी शैली किन दो कलाओं के सम्मिश्रण से विकसित हुई है? तो पटना कलम जो है वो मुगल कला और यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से पटना में विकसित हुई है। इसमें ब्रिटिश जल रंग पद्धति का उपयोग हुआ है और इस कला के चित्रों में छाया के माध्यम से वास्तविकता लाने का जो है वो प्रयास किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल कला और यूरोपीय कला। आगे है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था? अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण जो है वो सर जॉन सॉर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन सॉर। वहीं अगर हम लोग चार्ल्स मेडकॉफ की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही प्रथम ऑंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ऑंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 में, जो कि संगोली की संधि के द्वारा उस युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, राज्यसभा का सभापति होते कौन हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं और उनका कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुसार जो उनकी पदावधि है उसका वर्णन अनुच्छेद 67 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति जो है वो बीच में भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर जो अपना साइन करके लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र जो है वो दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया? तो यह किया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन शक्तियों का वर्णन जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर संसद कानून जो है वो बना सकेगी? यह देता है अनुच्छेद 249। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 312 एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है यहाँ ऑप्शन में। अनुच्छेद 312 से याद रखिएगा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ही राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा भारत के राष्ट्रपति को उसके कालाक्रमानुसार जो है वो व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बात कर रहा है ज्ञानी जेल सिंह की। ज्ञानी जेल सिंह कब से कब तक थे? ये थे 1982 से लेकर 1987 तक, ठीक है। उसके बाद अगर बीबी गिरी की बात करते हैं तो ये थे 1969 से लेकर 74 तक। के आर नारायणन की अगर बात करते हैं तो ये थे 1997 से लेकर 2002 तक। और फ़रुखीन अली अहमद की अगर बात करते हैं तो ये थे 1974 से लेकर 1977 तक। अब बड़े आराम से आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज करने के बाद आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 11 दिनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है वायुमंडल की गैसों को उसके द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार कौन सा क्रम जो है वो सही है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर हीलियम, फिर जेनॉन और फिर हाइड्रोजन। अब इसको आप लोग सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होती है। तो उच्च ज्वार की उत्पत्ति जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को सिंहल द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता था। यह जाना जाता है किसको? श्रीलंका को जाना जाता था। श्रीलंका को रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप, तपोवन, ये सब नामों से जाना जाता था। और पाक जलडमरू मध्य जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार शरीफ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो है वो किस क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो यह सब जो है वो कश्मीर, हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय में अवस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में। देखिए कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब श्रेणी के हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटवर्ती मैदान जो है वो क्या कहलाता है। तो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटवर्ती मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालाबार तट। और भी याद रखिएगा, जैसे पश्चिमी तट पर गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक में मैंगलोर तक को कन्नड़ तट कहा जाता है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और याद रखिएगा भारतीय राज्यों में गुजरात की जो तट रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। भारत के 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि मेची नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो देखिए मेची नदी जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के बाएं तट पर जाकर मिल जाती है। वही अगर हम लोग मेची नदी की बात करते हैं तो मेची नदी जो है वो नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलकर भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाते हुए बिहार के किशनगंज जिले में महानंदा नदी से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है किसका मिलान जो है वो गलत है। ठीक है, जो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी बिल्कुल सही है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी बिल्कुल सही है, गोकक जलप्रपात पाइकारा नदी ये गलत है, क्योंकि गोकक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह है, जो कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। और भारत में जो मेघालय राज्य का मानसीराम है वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4/3। आगे क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसके अध्यक्ष थे। तो जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर समिति के द्वारा किया गया था। आप लोग पढ़े भी होंगे कि भारतीय संविधान में जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है उसी के तहत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपये का निम्नलिखित में से किस वर्ष अवमूलन नहीं किया गया था, यह पूछ रहा है। देखिए भारतीय रुपये का 3 बार अवमूलन किया गया, 1949 में, वो फिर 1966 और 1991 में। मतलब यह तीनों में किया गया है। 1900 इसमें किया गया, इसमें किया गया, इसमें किया गया, 1984 में नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क जो है वो केंद्रक को कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में होने वाले जो संपूर्ण गतिविधियां का नियंत्रण होता है वो केंद्रक ही करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक केंद्रक। केंद्रक के भीतर साइटोप्लाज्म के समान एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सहकोशिका जो है वो पाई जाती है। तो सहकोशिका जो है वो फ्लोएम में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम में पाई जाती है। आप लोगों को ध्यान ही होगा कि फ्लोएम जो है वो 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक को सीव ट्यूब्स कहा जाता है, एक को सहकोशिका कहा जाता है, एक को फ्लोएम फाइबर्स कहा जाता है और एक को फ्लोएम मृदक कहा जाता है। और फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही जो होता है वो केवल मृत कोशिका होता है, बाद बाकी सभी जो होता है वो जीवित कोशिका होता है। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम का जो मुख्य कार्य जो होता है वो पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन पौधे के सभी भाग में पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुई लगवानी चाहिए। तो उसको पास्चर टीका की सुई लगवानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्चर टीका का सुई लगवाना चाहिए। देखिए यह रोग जो है वो एक्चुअली रैबिडी वायरस के कारण होता है और इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने देखा था तथा इस रोग के टीके का विकास भी उन्होंने ही किया था, इसीलिए इसका नाम जो है वो पास्चर टीका कर दिया गया है। रेबीज में जो संक्रमित व्यक्ति के गले की पेंसी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे वो पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही उसको डर लगने लगता है और इसी कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। देखिए प्रथम परखनली शिशु का नाम जो था वो लुईस था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लुईस था। परखनली शिशु की अगर बात करते हैं तो परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है और इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में जो है वो डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जो है वो जमा रहता है। तो यह जो है वो कॉर्क कोशिका में जमा रहता है और कॉर्क की जो सभी कोशिकाएं होती है वो मृत होती है और कॉर्क का मुख्य काम जो होता है वो पौधे को सुरक्षा देना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने को इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है। तो यह जो है वो दृढ़ोदक ही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एकरस स्कैबीज किस रोग का कारण है। तो यह जो है वो खाज रोग का कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग जो है वो पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है और कोई भी परिस्थिति तंत्र हो ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो हमेशा सीधा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल में कार्बन के अणुओं की संख्या क्या होती है। देखिए डीजल में कार्बन के अणुओं की संख्या जो होती है वो C16 से C20 के बीच होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा प्राकृतिक गैस का C1 से लेकर C5 तक होता है, पेट्रोल का होता है C5 से लेकर C10 तक और किरासन तेल का होता है C10 से लेकर C15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु कांसा में कौन सा अवयव घटक जो है वो पाया जाता है। तो कांसा यानी कि कॉपर, कांसा की बात अगर करते हैं तो कांसा में कॉपर और टीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, Cu प्लस Sn मिलाकर बनता है। Cu प्लस Zn मिलाकर क्या बनता है, ये बनता है पीतल। और अगर बात करते हैं Sn प्लस Pb की तो Sn प्लस Pb बनाकर बनता है टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का रंग पीला जो है वो किस पदार्थ के कारण होता है। तो कांच का रंग पीला जो है वो कैंडियम सल्फेट और यूरेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के कारण। क्वेश्चन कोई भी रंग का पूछा जा सकता है, यहाँ आपसे पीला का पूछा है। अगर कांच का रंग गहरा नीला पूछे तो वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, लाल होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण, पिकॉक नीला होता है क्यूप्रिक लवण के कारण, भूरा होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, हरा होता है सोडियम क्रोमेट के कारण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। एक साइड धातु है, दूसरे साइड उसके यस्क दिए गए हैं।
सिल्वर कैलेमाइन, यही गलत है, क्योंकि कैलेमाइन यानी कि ZnCO3 जो कि सिल्वर का यस्क नहीं है बल्कि जिंक का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्लें जो है वो भेड़ का नहीं है, यह पूछ रहा है। मारवाड़ी है, मेरिनो है, काठियावाड़ी है, खैरा नहीं है। खैरा भेड़ की नस्ल नहीं है बल्कि एक मधुमक्खी की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खैरा। याद रखिएगा भारत में भेड़ों की लगभग 26 नस्लें जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है दो फसलों के बीच खाली समय में उगाए जाने वाली फसलें को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अंतवर्धती फसल कहा जाता है, जैसे कि मूंग हो गया, जीरा हो गया, ये सब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पोलो में 4, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट ये सब में 11, जिम्नास्टिक में 8, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, खो खो में 9। तो ये सारा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह पूछ रहा है। एक साइड देश है, दूसरी साइड मुद्रा है। जापान येन सही है, इजराइल न्यू शेकेल सही है, ईरान दिनार गलत है। ईरान की मुद्रा दिनार नहीं है बल्कि रियाल है और इसकी राजधानी जो है वो तेहरान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। एक साइड लेखक है, दूसरे साइड पुस्तक के नाम दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस सही है, जिम वाहन दायभाग सही है, कबीरदास यामा ये गलत है। यामा पुस्तक जो है वो महादेवी वर्मा के पुस्तक है, कबीरदास के नहीं है। कबीरदास से आप याद रख सकते हैं बीजक है, रैमनी है, सबद है, ये सब कबीरदास का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है। तो रेड स्क्वायर जो है वो रूस में स्थित है। रूस के क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ की लेनिन की समाधि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। विश्व विद्यार्थी दिवस 16 नवंबर, यही गलत है, क्योंकि विश्व विद्यार्थी दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ना कि 16 नवंबर को। एक्चुअली 15 अक्टूबर 2010 को जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है UNO, उसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनके 79वें जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो किया था। 2021 का जो विषय था वो था लोगो, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। बाद बाकी विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर सही है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर सही है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धनवंतरी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो 1971 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। एक साइड प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उसके उपनाम दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट माना बसंत ये बिल्कुल सही है, मदर टेरेसा निर्मल हृदय ये भी सही है, भगत सिंह सरदार ये गलत है। भगत सिंह का उपनाम जो था वो शहीद आजम था, वल्लभ भाई पटेल का नाम उपनाम जो था वो सरदार था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसका नाम क्या था उपनाम। तो उसका नाम था मैन ऑफ डेस्टिनी। राजगोपालाचारी का था राजा जी, मदन मोहन मालवीय का था महामाना, अनुग्रह नारायण सिंह का था बिहार विभूति, मोहम्मद अली जीना का था कायदे आजम। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 और इस क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समतल दर्पण के आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है वो किस एंगल से घूम जाएगा। तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 थीटा डिग्री से। देखिए समतल दर्पण में वस्तु का जो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है वो दर्पण के सामने रखी होती है, और यह प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर और लैटरल इन्वर्स होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है। तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है। भौतिकी के जो पिता कहे जाने वाले न्यूटन थे वो 1687 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसी में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किए थे और प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है, जिसको कि फासिज्म का जन्मदाता जो है वो मुसोलिनी को ही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई का कौन सा क्रम जो है वो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो यह है कुल, ग्राम, 20 और जन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा मगध साम्राज्य के किस राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण एक राज और एक छत्र की उपाधि जो है वो धारण किया था। तो यह किसने किया था, यह किया था महापद्मानंद ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। शिशुनाग के बाद मगध पर एक शक्तिशाली नंद वंश का शासन प्रारंभ होता है और उसी का संस्थापक था महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है चित्तौड़ में कृति स्तंभ की स्थापना जो है वो किसने करवाई थी। तो राणा कुंभा जो था वो चित्तौड़ में कृति स्तंभ की स्थापना करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह की मृत्यु जो है वो कब हुई थी। तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1545। फिर शेरशाह का जो उत्तराधिकारी है वो उसका पुत्र बनता है इस्लाम शाह। शेरशाह जो है वो दिल्ली के पुराने किला कुन्हा मस्जिद, रोहतासगढ़ नामक नगर और सासाराम में स्वयं का मकबरे का भी निर्माण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मिलान गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, यही गलत है क्योंकि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के पश्चात नरम पंथियों के नेता कौन थे। देखिए 1907 में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रासबिहारी घोष के द्वारा किया जाता है। और 1907 में गर्म पंथियों के नेता थे अरविंद घोष और नरम पंथियों के नेता थे फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ आपसे पूछ रहा नरम पंथियों के, तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा संविधान सभा का चुनाव जो है वो कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। संविधान सभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। संविधान सभा में कुल 389 सीटें पर, जिसमें कि ब्रिटिश भारत 296, देसी रियासतें 93 और ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य छोटे दलों को 15 सीटें जो है वो प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। तो यह देता है अनुच्छेद 29। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। और ऑप्शंस की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 27 की अगर बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि या पोषण में व्यय किए जाते हैं। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213। याद रखिएगा ऐसा अध्यादेश जो है वो 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता जो है वो समाप्त हो जाएगी। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चलते रहता है तो राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत और राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जो है वो जारी करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के क में है, ये बिल्कुल सही है। असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के ख में है, ये भी सही है। मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के ग में है, ये भी सही है। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के घ में है, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 371 के घ में आंध्र प्रदेश के राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। सिक्किम का 371 के च में है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि रूस में कितनी मानक समय रेखा है। तो रूस में मानक समय रेखा है 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में अगर बात करते हैं तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसको मानक देशांतर माना गया है। और यह रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर मतलब इलाहाबाद के नैनी के आसपास वाले एरिया से होकर गुजरता है। और भारत की अवस्थिति जो है वो ग्रीनविच से पूरब में है और इसके कारण यहाँ का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे रहता है। और कुछ याद रखिएगा, जैसे अमेरिका में अगर पूछ ले कितने समय जोन है, तो अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में 7 समय जोन है और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की जो है वो व्यवस्था अभी फिलहाल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो गलत है। एक साइड देश है, दूसरे साइड राजधानी है। बेल्जियम ब्रुसेल्स बिल्कुल सही है। बुल्गारिया सोफिया ये भी सही है। हंगरी बुडापेस्ट ये भी सही है। यूक्रेन तिब्लिसी ये गलत है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था। देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और यह जो है वो 1914 ईस्वी में शिमला अभियान के तहत जो है वो निर्धारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1914 में। अच्छा, 1893 में क्या हुआ था। 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है वो 1893 में ही सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। और 1947 से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जो रेड क्लिफ रेखा है वो 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। सौर ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु हैं, ये बिल्कुल सही है। डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, ये गलत है। डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। देखिए, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मेघालय में रहा है सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे बिहार। और अगर पूछ ले निम्न सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ रही है, तो पहले नंबर पे नागालैंड, दूसरे नंबर पे केरल और तीसरे नंबर पे गोवा। तो इस क्वेश्चन यहाँ सर्वाधिक पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, जब कोई कंपनी, ये शेयर बाजार की बात है, जब कंपनी की गोपनीय स्थिति से परिचित अगर उसका कोई कर्मचारी है, वो स्थिति का लाभ उठाकर अगर ट्रेडिंग कर लेता है तो उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों के नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। तो देखिए, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अगर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होती है और भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में कमी आने लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर दक्षिण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है कि यस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, यस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को तो गैंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फ्लक्स के किसको कहा जाता है। तो अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको हटाने के लिए बाहर से जो मिलाया जाता है पदार्थ, उसी को फ्लक्स कहा जाता है। धातुमल किसको कहा जाता है, जो अशुद्ध होता है और फ्लक्स, इन दोनों को मिलाने से जो बना पदार्थ होता है वो धातुमल कहलाता है। और धातुकर्म यानी मेटलर्जी किसको कहते हैं, तो यस्कों से धातुओं के जो निकालने की जो विधि होती है उसी को धातुकर्म या मेटलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपसे पूछ रहा है।
एक साइड अनुसंधान संस्थाएं हैं और दूसरे साइड स्थान दिया गया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद सही है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बेंगलोर सही है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर सही है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद गलत है, क्योंकि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में नहीं है बल्कि इज्जत नगर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय किन्हें है? तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय जो है वो सुनीता विलियम्स को है, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। चेंज, सेट, लेद आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह सब जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा कैसी राशि है? देखिए विद्युत धारा अदिश राशि है। देखिए क्योंकि इसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा तो है, लेकिन परंतु ये योग के निश्चित नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये क्या है, अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। लोजान की संधि कब हुई थी? तो 1923 की बात है, जब तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1923। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन है जो है आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।